दोस्तों, अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 2 विश्व युद्ध घटित हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों बेकसूरों की जान की बलि चढ़ी। लेकिन क्या आप एक ऐसे गृह युद्ध के बारे में जानते हैं जो इंसानों के बीच नहीं बल्कि हैकर्स के बीच हुए हैं? जी हाँ, एक ऐसा युद्ध जहां बॉम्ब बारूद नहीं बल्कि कंप्यूटर तकनीक के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया गया और आम जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अगर नहीं तो आज हम आपके सामने एक ऐसी ही स्पेशल कहानी पेश करने वाले हैं जिसमें मौजूद सस्पेंस और थ्रिलर आपको दुनिया के एक ऐसे सच से वाकिफ करवाएगा कि इसके बाद आप अपने मोबाइल का इंटरनेट खोलने से भी डरेंगे। मूवी का नाम है हु एम आई और इसकी 7.4 IMDb ये बताने के लिए काफी है कि आखिर क्यों इस फिल्म को देखने के बाद लोग कुछ दिनों तक इंटरनेट की दुनिया से खौफ खाने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका हुलिया साफ साफ ये बयां कर रहा था कि वो काफी घबराया हुआ है। लड़का किसी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं दुनिया का सबसे शातिर हैकर हूँ। दुनिया की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिसको मैं हैक नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो मिनटों में बड़े से बड़े राजा को फकीर बना सकता हूँ और फकीर को फर्श से अर्श तक पहुँचा सकता हूँ। मेरे लिए खुद की पहचान छुपाना उतना ही आसान है जितना घास में सुई का मिल जाना। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और फिर वो लड़का एक फ्लैट में जाता है जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी और पूरा कमरा तहस नहस था। वो लड़का जमीन से बुलेट को उठाकर खुद से पूछता है कि आखिर मैं कौन हूँ, यानी कि हु एम आई। और फिर वो खुद ही जवाब देता है कि मैं हूँ दुनिया का सबसे वांटेड हैकर बेंजामिन एंगल। अब इसके बाद हम बेंजामिन को एक इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं और ये जगह होती है साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। कुछ ही देर में उसके सामने एक महिला हैनी लिंडबर्ग आकर बैठ जाती है जो कि यूरोपल की साइबर डिवीजन की हेड होती है। वो बेंजामिन से पूछती है कि बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं ही हूँ हैनी। बेंजामिन गहरी सोच में पड़ जाता है। वो एक ऐसी मुसीबत के बीच में खड़ा था जहाँ उसे अब सिर्फ यही लोग बचा सकते थे। ऐसे में वो कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करता है और अपने अतीत के पन्नों को पलटते हुए कहता है कि मैं बचपन में सभी बच्चों की तरह एक आम लड़का था। मेरी ख्वाहिशें भी उन्हीं लोगों की तरह बेहद आम थी। कभी कभी खेलने के दौरान मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सुपर हीरो बनूंगा और मैं वो हर काम करना चाहता था जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी कहानी भी सुपर हीरो की तरह थी। बाकी सुपर हीरोज की तरह मेरे माँ बाप भी बचपन में ही गुजर गए थे और मेरा पालन पोषण मेरी दादी नहीं किया। उनके पास मेरे दादाजी की याद में वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बुलेट का कवर भी है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी क्योंकि ये दादाजी की आखिरी निशानी थी। यहाँ कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हैनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि मैं अपना सारा जरूरी काम छोड़कर यहाँ तुम्हारी बचपन की कहानी सुनने के लिए नहीं आई हूँ। तुम मुझे यहाँ फ्रेंड्स ग्रुप और MRX के बारे में बताने के लिए आए हो। मुझे उनके बारे में बताओ। ये फालतू की बातें सुनने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दरअसल दोस्तों, फ्रेंड्स ग्रुप रूस का एक हैकिंग ग्रुप है और ये ग्रुप बहुत ही कुख्यात है जो कि डार्कनेट की दुनिया में राज करती है। यहाँ आपको बता दें कि डार्कनेट इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ पर सभी काले काम होते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के हैकर्स का बसेरा होता है जिसे कोई आम इंसान गूगल से नहीं खोल सकता, बल्कि इसके लिए एक अलग ब्राउजर की जरूरत होती है। डार्कनेट पर आप कुछ भी बन सकते हो और यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेस नहीं कर पाता, जिसका फायदा उठाकर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की लूट और किसी भी तरह की साइट को हैक करना रोजाना यहाँ हैकर्स करते रहते हैं। और MRX डार्कनेट की दुनिया का बेताज बादशाह था। बेंजामिन हैनी को बोलता है कि अगर आपको सारी सच्चाई सुननी है तो मेरी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, जिस पर हैनी शांति से बैठकर उसकी बातें सुनने लगती है। वो बताता है कि मैंने 14 साल की उम्र में ही कंप्यूटर चलाना शुरू किया और मुझे इसमें दिलचस्पी हो गई कि धीरे धीरे मैं इसके सारे पैतरे सीख गया। मैं बाहर तो बहुत ही आम तरीके से रहता था, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर के सामने बैठता तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे सामने पूरी दुनिया प्लेट पर परोसी गई है। डार्कनेट के बारे में जानने के बाद तो मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। एक ऐसी दुनिया जहाँ मेरी खुद की पहचान थी, जहाँ लोग मुझे हु एम आई के नाम से जानने लगे थे। मैं MRX का बहुत बड़ा फैन था। वो मेरा हीरो था, या फिर यूँ कहो सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे हैकर्स का। हालांकि हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है, उसका असली नाम क्या है और वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो डार्कनेट की दुनिया में कदम रखता था, बड़े बड़े हैकर्स उसका नाम सुनते ही कीबोर्ड से उंगलियां उठा लेते थे।
इसके बाद वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो कभी भी जिंदगी में यूनिवर्सिटी नहीं गया। उसने अपना गुजारा पिज्जा डिलीवरी करके किया है। एक रोज जब वो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए एक कॉलेज स्टूडेंट के पास पहुंचा तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम मैरी था। मैरी को वो काफी पहले से जानता था। वो उसके साथ बचपन में पड़ी हुई थी, पर वो शायद उसे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। इसके अलावा वो थोड़ी सी परेशान भी थी, जिसका कारण था उसका आने वाला एग्जाम। एक तरफ जहाँ उसके बाकी दोस्तों का पूरा कोर्स रिवाइज हो चुका था, वहीं मैरी अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज्ड थी और वो इसमें उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि बेंजामिन उससे प्यार जो करता था कि मैरी उसके प्यार में पागल हो जाए और फिर उन दोनों की शादी हो जाए। इसलिए अब बेंजामिन सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ के सर्वर से अपने सिस्टम को कनेक्ट करता है। कुछ ही देर में वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की फटाफट कॉपी कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी एक गार्ड उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से बेंजामिन पकड़ लिया जाता है। हालांकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने की वजह से जज उसे 50 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने की सजा सुनाकर छोड़ देते हैं। शहर की सफाई करने के दौरान बेंजामिन मैक्स नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसी की तरह यही सजा भुगत रहा था। और गजब बात तो ये थी कि वो भी एक हैकर है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद दोनों में अच्छी बनने लगती है और फिर शाम को मैक्स उसे एक पार्टी में बुलाता है, जहाँ वो बेंजामिन को अपने दो दोस्त स्टेफन और पॉल से मिलवाता है। ये दोनों भी मंझे हुए हैकर होते हैं और वो बेंजामिन से कहते हैं कि हमें मैक्स ने बताया कि तुम भी एक हैकर हो। तुमने एग्जामिनेशन पेपर के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर ली थी। अगर ऐसा सच में है तो क्या तुम हमें ये साबित करके दिखा सकते हो? जिसके बाद बेंजामिन उन लोगों के सिस्टम पर बैठकर शहर की इलेक्ट्रिक बोर्ड की वेबसाइट को हैक करके सेकंड्स में पूरे एरिया की बत्ती गुल कर देता है। ये देखकर वो तीनों काफी इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि पार्टी में बेइंतहा शोर शराबे की वजह से पड़ोसियों ने उनकी शिकायत कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आती है। पर मौका देखकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इस पार्टी में मैरी भी आई हुई होती है और वो भी उनके साथ भागने लगती है। यहीं पर उसकी मुलाकात दोबारा बेंजामिन से होती है और अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेते हैं। अगले रोज बेंजामिन और पॉल नकली आईडी की मदद से एक गवर्नमेंट सेमिनार में पहुंचते हैं, जहां पर हिटलर के बारे में प्रेजेंटेशन दी जानी थी। दोनों मिलकर उसके सर्वर को हैक कर लेते हैं और पास में ही मौजूद अपनी वैन में बैठकर पूरी प्रेजेंटेशन में हिटलर को कार्टून बनाकर सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, जिससे सेमिनार में बैठे सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। हालांकि ये सब इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए किया था। इसके पीछे उनका कोई भी मकसद नहीं था। इस घटना के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि अपना एक हैकिंग ग्रुप बनाएंगे और इसका हेडक्वार्टर होगा बेंजामिन की दादी का घर। और तो और वो अपने ग्रुप का नाम भी रख लेते हैं, जो होता है क्लाई, जिसका मतलब था क्लॉन्स लाफिंग एट यू। बस इसके बाद तो उनकी हैकिंग की शरारतें रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। इस ग्रुप की खुराफात इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे वो एक से बढ़कर एक हैक करने लगे थे। उन्होंने बैंक से लेकर मीडिया लाइंस तक की वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिससे वो न केवल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए थे, बल्कि टीवी पर भी उनके बारे में आने लगा था। अब क्लाई कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं रह गया था, बल्कि पूरी मीडिया में धीरे धीरे फेमस हो रहा था। सोशल मीडिया में तो ये आए दिन छाए रहते हैं। ये खबर धीरे धीरे MRX के पास भी पहुंचती है और इन लोगों का सपना था कि MRX इनके बारे में कुछ कहे, लेकिन उनके सारे सपने तब टूट जाते हैं जब जिस MRX को वो अपना आइडल मानते थे, उसने एक इंटरव्यू में उनके बारे में जानने से भी इनकार कर दिया था, जिससे क्लाई ग्रुप को काफी निराशा होती है, क्योंकि वो हैकिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही तो कर रहे थे ताकि उनका भी नाम MRX के खास लोगों में गिना जाए। मगर आज जिस तरह सबके सामने MRX ने उन लोगों को पहचानने से इनकार किया, ये उनके लिए बहुत बड़ी विफलता थी। वो लोग दोबारा से अपने इसी काम में लग जाते हैं और छोटी मोटी हैकिंग किया करते थे। तभी एक दिन उनके सिस्टम पर MRX का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। और जब ये उस मैसेज को ओपन करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की एक खुफिया रिपोर्ट होती है, जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने क्लाई ग्रुप के बारे में तैयार की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने सरकार को क्लाई ग्रुप को गंभीरता से न लेने की सलाह दी थी। उनके मुताबिक ये बस एक छोटा मोटा ग्रुप है और इससे सरकार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। बस इसी चीज का MRX उनका मजाक बनाता है और उन्हें हैकिंग की दुनिया का दूध पीता बच्चा कहता है, जिससे इन चारों के चारों का माथा घूम जाता है और उन्हें काफी बेइज्जती महसूस होती है। बेंजामिन कहता है कि हमें इसका बदला लेना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे MRX
एमआरएक्स तो क्या, सरकार भी खौफ में आ जाए, उन्हें पता चल जाए कि हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं बल्कि सबके बाप हैं। इसके बाद वो लोग बीएनडी यानी कि जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की पूरी बिल्डिंग को हैक करने की प्लानिंग करते हैं ताकि उनकी खोई हुई इज्जत वापस आ सके। इसके लिए सबसे पहले ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस अपना कूड़ा कचरा फेंकता है। यहाँ पर उनके हाथ एक ऐसी फाइल लगती है जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल आईडीज होती हैं और इन्हीं ईमेल आईडी की मदद से ये लोग बीएनडी बिल्डिंग में जाने का रास्ता खोज लेते हैं। रात में वो सभी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और वहाँ के प्रिंटर को हैक कर लेते हैं। उधर बेंजामिन जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस के इंटरनल डेटा को हैक करके सारी की सारी डिटेल्स अपने पास कॉपी कर लेता है। अब जब सुबह होती है तो अगले दिन ऑफिस में हड़कंप मच चुका था क्योंकि चारों तरफ प्रिंटर से सिर्फ एक ही प्रिंट निकल रहा था जिसमें उनके ग्रुप के लोगों के साथ लिखा होता है क्लाई वॉज हियर एंड नो सिस्टम इज सेफ। अपनी इस उपलब्धि का वो सब रात में जमकर जश्न मनाते हैं। तभी बेंजामिन की नजर अपने दोस्त मैक्स पर जाती है जो कहीं गया हुआ था और जब वो उसे इर्द गिर्द ढूंढता है तो पता चलता है कि मैक्स मैरी को किस कर रहा होता है। ये देखकर बेंजामिन का खून खौल जाता है क्योंकि वो उसका प्यार थी और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त और वो दोनों कुछ ऐसा करेंगे। ये देखकर बेचारे को काफी दुख होता है और बिना समय गवाए तुरंत वहाँ से चला जाता है और गुस्से में जो खुफिया डेटा उसने बीएनडी से चुराया हुआ था उसे एमआरएक्स को भेज देता है ताकि बता सके कि वो कोई छोटा मोटा हैकर नहीं है और उसे अपने दोस्तों की लिस्ट में जगह दे सके। अगली सुबह मैक्स और उसके दोनों दोस्त बेंजामिन के घर आकर उसे उठाते हैं। पहले तो बेंजामिन उससे मिलने के लिए भी तैयार नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने घर का दरवाजा खोल देता है और उन्हें अंदर आने देता है। यहाँ मैक्स की शक्ल देखकर बेंजामिन का फिर से दिमाग खराब हो जाता है और दोनों मैरी को लेकर झगड़ने लगते हैं। तभी उनकी नजर टीवी पर जाती है। किसी चैनल पर जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक खबर दिखाई जा रही थी जिसमें न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि बीती रात बीएनडी के हेडक्वार्टर में कुछ हैकर्स ने धावा बोला और वहाँ से उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट डेटा को चुराया, जिससे उन्हें मालूम पड़ा कि मशहूर फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर क्रिप्टन जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस का आदमी था जो फ्रेंड्स हैकिंग ग्रुप की सारी खबर उनकी सुपरिटेंडेंट हैनी को देता है। जी हाँ, वही हैनी जिसे मौजूदा समय में बेंजामिन ये सारी कहानी बयां कर रहा होता है। असल में दोस्तों, बेंजामिन ने बीएनडी से जो सीक्रेट डेटा चुराया था वो उसने एमआरएक्स को वाहवाही लूटने के लिए दे दिया था और इसी खुफिया रिपोर्ट में एमआरएक्स को मालूम पड़ा कि उनके ग्रुप का खास मेंबर और उसका जिगरी दोस्त क्रिप्टन जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस का खबरी है, जिसके बाद वो उसे जान से मार डालता है और इस खून का जिम्मा क्लाई ग्रुप पर थोप देता है। ये बात जब बेंजामिन को पता चलती है तो वो अपना माथा पकड़कर रोने लगता है। अब वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था और इसमें उसने अपने दोस्तों को भी फंसा दिया था, जिन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उसने वहाँ कोई सीक्रेट डेटा चुराया था। दरअसल उनका मिशन तो सिर्फ प्रिंटर्स को हैक करना था और जो कुछ बेंजामिन ने किया था इसके बारे में तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो सभी बेंजामिन पर काफी गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि हमने सिर्फ प्रिंटर को हैक करके पूरी दुनिया को अपने बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने चुपके से उनका डेटा चुराकर हम सबको बड़ी भारी मुसीबत में फंसा दिया। बेंजामिन बोलता है कि आखिर ये सब मैंने तुम्ही लोगों के लिए तो किया है ताकि पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ साथ हमारे ग्रुप का भी नाम हो और एमआरएक्स को पता चले कि डार्कनेट की दुनिया में वो अकेला ही राजा नहीं है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस हमारे पीछे है, हम लोग मोस्ट वांटेड हो गए हैं, लेकिन अगर हम सबको अपनी जान बचानी है तो हमें एमआरएक्स को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पुलिस हमारे पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे लगी है। अब ये लोग खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एमआरएक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां डार्कनेट की दुनिया में वो लोग एक दूसरे के सामने बैठे नजर आते हैं। यहाँ बेंजामिन उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें जो सीक्रेट डेटा दिया था तुमने उसे रशियन माफिया को बेच दिया, जिसकी वजह से सरकार ने मेरे ग्रुप के साथ साथ तुम्हें भी एक आतंकवादी हैकिंग ग्रुप घोषित कर दिया है, जबकि हमें पता है कि ये सारा काम तुम्हारा है और फ्रेंड्स ग्रुप भी तुम्हारा है। इसलिए अब हम भी तुम्हारे साथ इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हैं क्योंकि इसके अलावा हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। एमआरएक्स बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ जुड़ने के लिए पहले यूरोपॉल में एक ट्रोजन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल करूंगा। असल में यूरोपॉल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम देश में मौजूद सभी क्रिमिनल्स के
के रिकॉर्ड्स होने के साथ साथ उनके खिलाफ किए जा रहे एक्शन का हिसाब किताब रखना होता है। वो चाहे तो देश से किसी भी इंसान की आइडेंटिटी और उससे जुड़ी कोई भी खबर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है। उनके पास हर नागरिक की इंफॉर्मेशन होती है और MRX उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। तभी जर्मन सेंट्रल एजेंसी की हेड हैनी और उसके साथियों को कंप्यूटर सिस्टम का पता चल जाता है, जिस पर बैठकर ये लोग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही क्ले ग्रुप अपना मास्क पहनकर 9-2-11 हो जाता है। अब ये लोग यूरोपॉल में घुसने की काफी कोशिश करते हैं ताकि उनके सिस्टम में ट्रोजन को इंस्टॉल करके सारा डेटा MRX तक पहुंचा सकें और उसे खुश कर सकें। कई दिनों की भरपूर कोशिशों के बाद एक रोज किसी तरह ये लोग यूरोपॉल के गेट को पार करने में कामयाब होते हैं, जिस दौरान मैक्स के हाथ में चोट भी लग जाती है। हालांकि वो गेट के अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर घुसना अभी भी उनके लिए नामुमकिन था। इसी दौरान उनकी नजर कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और एज ए विजिटर उनके पास अंदर का डिजिटल पास भी होता है। तभी एक लड़की का विजिटर पास वहीं पर गिर जाता है, जिसे बेंजामिन उठाकर खुद पहन लेता है और गार्ड को उठाकर कहता है कि उसका वॉलेट कैंटीन में ही रह गया है। पहले तो गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है, लेकिन काफी गुजारिशों के बाद वो उसे चंद मिनटों के लिए अंदर जाने की इजाजत दे देता है। यहाँ बेंजामिन को सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस लगानी थी और ये काम वो चुटकियों में करके वहाँ से अपने घर पर वापस चला आता है। घर जाकर बेंजामिन सबसे पहले उस डिवाइस की मदद से यूरोपॉल के इंटरनल सर्वर को हैक कर लेता है और फिर ट्रोजन को उसमें एंटर करके इसे MRX को सौंप देता है। लेकिन इस ट्रोजन के अंदर एक और ट्रोजन होता है ताकि जो कोई इसमें लॉगिन करे उससे जुड़ी सारी जानकारी बेंजामिन को मालूम पड़ सके। हालांकि ये बात MRX को अच्छी तरह से पता थी, इसलिए वो इस ट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता। उल्टा गुस्से में बेंजामिन के कैमरे से उसकी ही फोटो खींचकर स्क्रीन पर पब्लिश कर देता है और वो ये फोटो सबके सामने पब्लिश कर देता है, जिससे उसके पीछे रशियन माफिया लग जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले क्रिप्टोन को मारा था। बेंजामिन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो अपने दोस्तों के पास होटल के कमरे में दाखिल होता है, वो देखता है कि उसके दोस्तों को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा था। और यही हमारी कहानी का शुरुआती दृश्य था। यहाँ पर बेंजामिन एक कमरे में जाता है और उसके हाथ कुछ बुलेट के कवर लगते हैं। बस यहीं से बचते बचाते वो सीधे जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की हेड हैनी के पास पहुंच जाता है, जिसे उसने अब तक की वो सारी कहानी सुनाई थी। यहाँ से हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो हैनी से बोलता है कि MRX के फ्रेंड्स ग्रुप ने उसके दोस्तों को मार दिया, अब उसकी जान भी खतरे में है। लेकिन वो मरने से पहले MRX की असली शक्ल दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे साथ किया है। मैं उसको कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। वो हैनी से भी बोलता है कि मेरी और तुम्हारी हालत एक ही जैसी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रोफाइल को हैक करके तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें कुछ दिन पहले ही नौकरी से सस्पेंड कर दिया, क्योंकि तुम फ्रेंड्स ग्रुप को ढूंढने में नाकाम रही। यहाँ हम दोनों का मकसद एक ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो। हैनी उसकी बातों में आ जाती है और उससे कहती है कि मान लिया तुम MRX को पकड़ना चाहते हो, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। जिस आदमी से जुड़ी तिनके भर की इंफॉर्मेशन आज दुनिया भर की कोई भी पुलिस पता नहीं लगा पाई, आखिर तुम ये सब कैसे करोगे? वो कहता है कि मुझे अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, मैं उसकी कमजोरी से वाकिफ हूँ और मैं वहीं पर वार करूंगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि अगर मैं अपने काम में सफल हुआ तो तुम्हें मुझे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखना पड़ेगा। असल में ये एक तरह का खुफिया सिस्टम होता है जिसमें विटनेस से जुड़ी पुरानी सारी जानकारी मिटा दी जाती है और उसे एक नई आइडेंटिटी दी जाती है। साथ ही साथ उसे और उसके करीबी सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर नई जिंदगी जीने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ उनके अतीत से कोई भी वाकिफ नहीं होता और ना ही उन तक कोई पहुँच सकता है। सरकार ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करती है जो किसी बहुत बड़े टेररिस्ट या फिर एजेंसी को उन्हें पकड़ने में मदद करते हैं। हैनी उसकी बात मान लेती है और वादा करती है कि MRX को एक्सपोज करने के बाद कोई भी उसको छू तक नहीं पाएगा। बस फिर क्या था, इसके बाद बेंजामिन अपने काम पर लग जाता है और सबसे पहले वो डार्कनेट की दुनिया में MRX की बनी इज्जत को ललकारता है। वो यहाँ सबको बताता है कि MRX सरकार का आदमी है और उसका नाता रशियन माफियाओं से भी है। साथ ही साथ क्रिप्टन को मारने में भी उसी का हाथ है। अपने बारे में ऐसी अफवाहें सुनकर MRX बौखला जाता है और पता लगाने में जुट जाता है कि उसके बारे में ये सब फैलाने वाला कौन है।
गजब तो तब हो जाता है जब खुद बेंजामिन एमआरएक्स बनकर डार्कनेट की दुनिया में अपने आप को असली बताता है। इससे तो एमआरएक्स का पारा और भी चढ़ जाता है और वो सबको खुद को असली एमआरएक्स बताने के लिए बेताब होता है। लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज की वजह से वो उनकी वेबसाइट में दाखिल नहीं हो पा रहा था। एमआरएक्स लोगों के बीच खुद को असली बताने के लिए झटपटा रहा था और उनके बीच पहुंचने के लिए उसे एक कोड की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं था। हालांकि बेंजामिन ने बड़ी ही चतुराई से कोड को गेट पर ही छोड़ दिया था ताकि बेंजामिन उसे एंटर करके उसके इस जाल में फंस सके और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सके। उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। एमआरएक्स कोड को एंटर कर करके उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मैं हूँ असली एमआरएक्स। तब बेंजामिन बड़ी होशियारी से उसकी सारी आइडेंटिटी को एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन अभी तक वो उसका फेस रिवील नहीं कर पा रहा था। इसलिए सबके सामने खुद बेंजामिन अपना नकाब उतार कर कहता है कि अगर तुम असली हो तो मैं कौन हूँ, जिस पर खुद को साबित करने के लिए वो भी अपना मास्क उतारता है, जिससे बेंजामिन उसकी शक्ल को हैनी के सामने रिवील कर देता है। साथ ही साथ एंटर कोड में छुपे आईपी एड्रेस की मदद से वो उसके घर का पता भी लगा लेता है, जिससे कुछ ही मिनटों में वो पकड़ा जाता है। दरअसल ये 19 साल का एक अमेरिकन लड़का होता है जिसे FBI ने अरेस्ट कर लिया था और कुछ इस तरह एमआरएक्स की हकीकत सबके सामने आ जाती है। हैनी बेंजामिन के इस काम के लिए उसको शाबाशी देती है और अपने वादे के मुताबिक कुछ ही घंटों में उसको आजाद करने की तैयारी में जुट जाती है। अब जब हैनी अपने घर जा रही होती है तभी उसे ध्यान आता है कि बेंजामिन के हाथ में चोट का निशान है, लेकिन उसने तो बताया था कि यूरोपॉल के अंदर दाखिल होने के दौरान मैक्स के हाथ में चोट लग गई थी, तो फिर ये निशान उसके हाथ में कैसे? न जाने क्यों हैनी को उस पर शक हो रहा होता है और अपने इस शक को दूर करने के लिए वो बेंजामिन की एक तस्वीर मैरी को दिखाती है, जिसे देखकर मैरी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। मगर हैनी द्वारा उसका नाम बताने पर वो कहती है कि हाँ, मैं इसको जानती हूँ, ये मेरे बहुत पीछे लगा हुआ था, लेकिन कुछ सालों से मैंने इसे नहीं देखा। फिर वो उस डॉक्टर के पास पहुँचती है जिसने उसकी माँ का इलाज किया था। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि उसकी माँ को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसके अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती थी, जिससे तंग आकर बाद में उसने आत्महत्या कर ली। जिस पर हैनी डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये बीमारी हेरिडेटरी हो सकती है, यानी कि क्या वो माँ बाप से बच्चों में जा सकती है? डॉक्टर जवाब देते हैं कि हाँ, ऐसा कई केसेस में हुआ है। अब यहाँ से हैनी का शक और भी गहरा हो जाता है और वो उसकी दादी के पास पहुँच जाती है, जिनकी हालत बहुत ही खराब थी। वो देखती है कि उसकी दादी के बेड के बगल में एक बॉक्स खुला हुआ था। ये वही बॉक्स था जिसमें उसके दादाजी के वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की गोलियों के कवर रखे हुए थे, जो वो हमेशा संभाल कर रखता था। और यहीं से हैनी का दिमाग घूमता है। उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। वो सारा काम धाम छोड़कर बेंजामिन के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि हमें होटल के कमरे में एक भी लाश नहीं मिली। तुमने तो 3 बताई थी, लेकिन वहाँ तुम्हारा एक भी दोस्त बरामद नहीं हुआ। क्या कहीं ये तुम्हारी इमेजिनेशन तो नहीं? कहीं ये सब जो कुछ हुआ उस सब को तुमने अकेले ही तो अंजाम नहीं दिया था? और फिर वो उसके सामने होटल में मौजूद गोलियों के कवर दिखाती है, जिसे किसी समय बेंजामिन की दादी संभाल कर रखती थी। और फिर वो खुद। हकीकत में यही सच्चाई होती है। जो बीमारी बेंजामिन की माँ को थी, उसकी चपेट में खुद बेंजामिन भी आ चुका था। अपनी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से उसने खुद की एक दुनिया बनाकर रखी थी और जिन 3 दोस्तों के साथ वो काम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ये व्यक्ति खुद ही था। और इन सारी चीजों से ये साबित होता है कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हैनी उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम देने से मना कर देती है और यही उनकी सरकार का नियम था। बेंजामिन उसके सामने रोने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मुझ पर विश्वास करो, मैं अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। भले मैं उस बीमारी की चपेट में हूँ, लेकिन मैं गलत आदमी नहीं हूँ। हैनी को उस पर तरस आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, तुम अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हो। जिसके बाद बेंजामिन सर्वर रूम के अंदर दाखिल होता है और इन 5 मिनट में वो अपनी आइडेंटिटी बदलता नहीं बल्कि पूरी तरीके से मिटा देता है। यानी कि उस नाम का कोई भी व्यक्ति अभी तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था और ना ही उसका अगला पिछला कोई भी रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में दर्ज था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब हैनी उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ देती है ताकि बेंजामिन एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इस दौरान हैनी को इस चीज का मलाल था कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानती थी कि अगर बेंजामिन नहीं होता तो फ्रेंड्स ग्रुप और एमआरएक्स को कभी भी जिंदगी में वो नहीं पकड़ पाती। अंत में हमें दिखाया जाता है
कि बेंजामिन बीच समंदर में एक आलीशान जहाज पर आराम से अपने तीनों दोस्तों और गर्लफ्रेंड मैरी के साथ मौजूद है, जो अपनी जिंदगी का बड़े ही मजे से लुफ्त उठा रहे थे। इस बीच कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि उसके दोस्त मरे नहीं, बल्कि ये सारा खेल खुद बेंजामिन का था। उसने अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर एक ऐसा प्लान तैयार किया था ताकि हैनी को विश्वास दिला सके कि वो भी अपनी माँ की तरह ही बीमार है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वो और उसके दोस्त हमेशा हमेशा के लिए पुलिस की निगाहों से बच सकें और ये राज यहीं पर दफन हो सके। यानी कि बेंजामिन ने जो कुछ भी हैनी को बताया था वो असल में सच था, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।